नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज मेरा टॉपिक रहेगा क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के अधिकांश बच्चे जब स्टडी करते हैं तो उसमें एक दो टॉपिक ऐसा होता है कि जो काफी उन लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसमें पहला प्रॉब्लम ये है कि क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रांतिक कोण, और एक होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को मैं पहले ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, प्रकाश के जो अपवर्तन जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ, वो वीडियो पहले जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट पार्ट है उसका, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है, और साथ में क्या करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उससे संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, प्रकाश के जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है या क्रिटिकल एंगल होता है, दोनों से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में क्या करेंगे आज अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ साथ क्या करेंगे, प्रिज्म को पढ़ेंगे। और जितने भी टॉपिक होते हैं सारे टॉपिक को एकदम मक्खन बना दूंगा। बस क्या है कि आप पूरी वीडियो को साथ में बने रहें और पूरी वीडियो लास्ट तक देखें, ठीक है, तभी आपका हर टॉपिक क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, जितने भी इसमें डाउट हैं, मैक्सिमम बच्चों को जो डाउट होती है क्रिटिकल एंगल से क्या होती है और क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन का भी क्या होती है कि फेस करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के वेस्ट किए। तो टॉपिक क्या है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, यानी क्रांति कोण। तो पहले देखिए ध्यान से, क्रांति कोण का मतलब क्या होती है, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है तो ऐसा कोण होता है, ठीक है, कि जिससे अधिक यदि कोण बढ़ा दिया जाए, यानी जिससे अधिक यदि क्या हो जाएगी कि आपतन कोण का मान बढ़ा तो प्रकाश के अपवर्तन जो घटनाएं होती है वो होगा ही नहीं। ठीक है, पता है कि प्रकाश के अपवर्तन होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी एक कंडीशन होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश की किरण जा रही है लेकिन अपवर्तन घटना नहीं होगा। कब? कि जब आपतन कोण का मान क्या होती है कि 90 अंश हो जाए, 90 अंश की क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और नहीं तो 90 अंश से ज्यादा हो जाए, मतलब उसी बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी ऐसा कोण जिससे ज्यादा थोड़ा सा आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश का अपवर्तन घटना होना असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रांतिक कोण। ठीक है, इस टॉपिक को काफी मजे मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में जो टॉपिक होती है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक तो है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक बोलते हैं जिसे, और दूसरी होती है क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। ठीक है, और ये दोनों को दोनों क्या होते हैं कि प्रकाश के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें इस मतलब क्रिटिकल एंगल जो है, क्रांतिक कोण है, इसको डिफाइन करने के लिए अगर याद है, बहुत बच्चों को होती है प्रॉब्लम होती है कि क्या होता है क्रिटिकल एंगल, बहुत लोग याद भी नहीं हो पाती, याद करते हैं भूल भूल जाता है। ठीक है, इसमें दो पॉइंट को याद करिए, ये डिफिनेशन एकदम आपका हलवा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्या है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता हो, ठीक है, तो बना कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 अंश हो जाता है, तो उसी हम कोण को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल यानी क्रांति कोण। 90 अंश को नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है, कंडीशन क्या है कि जब प्रकाश किरण किस में जाऊं, सघन माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम में जा रहा, यानी घाना से होकर कहां पे जा रहा है, खाली जगह में प्रकाश किरण जा रही होगी। ठीक है, तो लिखा है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, ध्यान रखना इस पर आपतन कोण है। प्रकाश किरण जिस माध्यम में जाती है पहले वहां आपतन कोण बनेगा, अपवर्तन के बाद जहां जिस माध्यम में एंट्री करेगा वहां पे क्या बनता है, अपवर्तन कोण बनता है। तो सघन माध्यम में जा रही है इसलिए सघन माध्यम में क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा। ठीक है, और विरल माध्यम में क्या हो रही है, अपवर्तित हो रहा है, तो विरल माध्यम में क्या बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा। तो लिखा है कि आप सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्त क्या होती है, विरल माध्यम के अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 अंश हो जाता है, तो वह कोण क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, लिखा कि यदि विरल माध्यम का करें एक मान लें, विरल मतलब जो खाली जगह होता है उसको हम एक मान लें, और सघन माध्यम का मान लें दो मान लें। ठीक है, तो एस्नर के नियम के अनुसार क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर, मतलब कि 2n1, 2n1 का मतलब, इसका मतलब क्या बताए थे कि जो पहले अंक लिखा होता है, दो लिखा है मतलब दो से प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है, दो से जा रहा है, और वन बाद में, इसका मतलब वन में एंट्री कर रहा है। इसका मतलब एन क्या है, यहाँ पर एन है अपवर्तनांक, तो बोलेंगे 2n1, तो 2 देखिए क्या है, सघन माध्यम है, और 1 क्या है, विरल माध्यम। इसका मतलब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, इसका मतलब बोलेंगे
कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब यही होता है ना कि जो पहले शब्द आए लिखा जाएगा उसी को हम उसी के सापेक्ष कहेंगे। तो दू लिखा है मतलब दू के मतलब सघन, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, इसके मतलब कि प्रकाश किरण सघन से होकर विरल में जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए चित्र में क्या है कि यहाँ पे एक मान लीजिए कि एक सरफेस है, ठीक है, एक तल है जो दो क्या करते हैं, दो माध्यम को डिवाइड कर रहा है। ऊपर लिखा आयरन का मतलब क्या, रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम है, और नीचे डेंस मीडियम यानी घना क्या है, घना मतलब सघन माध्यम है। देखिए प्रकाश किरण क्या हो रही है कि सघन माध्यम से डेंस मीडियम से प्रकाश किरण जा रही है, और जैसे क्या हो रहा है कि अविलंब से, ये नॉर्मल पॉइंट है ना, अविलंब से टक्कर कर रही है यहाँ पर, और उसके बाद क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें ये तल के समांतर हो जा रही है। तल के समांतर होने का मतलब है कि अब यहाँ पे कि जहां पे प्रकाश किरणें आपतित प्रकाश किरणें टच कर रही हैं वहां पे क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा, यानी आपतन कोण यहाँ बन रहा है। और उसकी संगत क्या है कि सघन माध्यम में, ठीक है, उस माध्यम में क्या होती है कि जब कोण कितना होती है, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो जिस पॉइंट पर जैसे ही अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, इसी चीज ध्यान देना है, जैसे ही अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है उसी समय, ठीक है, आपतन कोण का जो मान बना होगा उसी को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, यानी क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण दिखाते हैं सी से, तो यहाँ पे लिखा है सी। ठीक है, ध्यान रखिए कि इस 90 अंश को नहीं कहते हैं क्रिटिकल एंगल। जैसे ही अपवर्तन कोण का मान 90 अंश बनेगा, ठीक है, तो उसी समय आपतन कोण का जो भी मान होगा उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी ठीक है, क्रांतिक कोण। मतलब अब देखिए इसको और सरल भाषा में बनाने के लिए देखिए ध्यान से, तो लिखा क्या था यहाँ पर लिखा था कि 2n1, ठीक है, और यहाँ पे था क्या, इसका मतलब है कि देखिए ध्यान से, तो लिखा है कि साइन आई बट्टे साइन आर, एस्नेल के नियम के अनुसार, ठीक है, मतलब सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, प्रकाश किरण यानी सघन से होकर कहां पे जा रहा है, विरल में जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, लिखा है कि 2n1, देखिए साइन आई मतलब आपतन कोण, तो आपतन कोण कितना है, सी है, अर्थात क्रांतिक कोण है, तो लिखेंगे साइन सी, क्रांतिक कोण दिखाते हैं सी से। और कितना देखिए अपवर्तन कोण मान कितना, आर कितना है 90 अंश, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 अंश। ठीक है, और पता है कि आपको कि जो साइन 90 अंश का मान होता है वो कितनी होती है, एक होता है। जैसे यहाँ पे एक पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n1, अर्थात सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, केवल साइन सी। ठीक है, और साइन सी को ही बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रांतिक कोण। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर इसको पलट दें, प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रहे हैं, अब क्या करेंगे, विरल से अगर सघन में जाएगा अर्थात 1n2, तो पता है कि जब उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अर्थात तो हो जाएगा 1 बट्टे साइन सी। ठीक है, 1 बट्टे साइन सी। ठीक है, तो ये होती है क्रिटिकल एंगल, दिखाते हैं साइन सी से प्रेजेंट करते हैं इसको। तब देखिए ध्यान से, इसको क्रिटिकल एंगल बनता कैसा है, तो क्रिटिकल एंगल बनती कैसे, ध्यान देखिए। जैसे मान लीजिए कि यह एक दो माध्यमों को बांटने वाला क्या है, एक तल है, तो सबसे पहले मान लीजिए नॉर्मल पॉइंट है, तो प्रकाश किरण मान लीजिए कि एक नीचे क्या लिखा है, डेंस मीडियम है, ठीक है, डेंस मीडियम है, और ऊपर क्या है, रेयर मीडियम, यानी ऊपर क्या है, विरल माध्यम है, और नीचे क्या है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण क्या रही है कि मान लीजिए कि यदि सघन माध्यम से क्या हो रही है, प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है, सघन माध्यम से प्रकाश किरण क्या हो रही है, सघन माध्यम से प्रकाश किरण जा रही हैं, तो पता है कि जैसे अपवर्तन होगा तो अपवर्तन में क्या होती है, ऊपर होगा, ऊपर क्या है, विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम में क्या होती है, प्रकाश किरण अविलंब से दूर भागता है। जैसे भागेगा तो प्रकाश किरण मान लीजिए कि अब सीधे न जाकर प्रकाश किरण हो जाए, ऐसे हो जाएगी, क्योंकि अविलंब से क्या होता है, काफी दूर भागता है। इस समय देखिए ध्यान से, इस समय जो आपतन कोण का मान होता है वो छोटा है, और अपवर्तन कोण का मान क्या है, बड़ा है। ठीक है, हमेशा सघन माध्यम में होती है आपतन कोण का मान छोटा होता है, और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बड़ा होता है, मैं पहले ही कंडीशन बता चुका हूं। ठीक है, अब मान लीजिए क्या करना है कि इस किरण को, जो आपतन कोण है वो क्या करें, जिसका आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाते चला जाए। पहले छोटा था, अब क्या कीजिए कि मान लीजिए बढ़ाने का मतलब क्या है कि किरण को और ज्यादा तिरछी डालिए, यानी किरण को क्या कीजिए और ज्यादा यहाँ डालिए। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे। ठीक है, अब बढ़ गया, तो जैसे आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो पता है कि जब यहाँ से किरण जा रही थी, आपतन कोण का मान छोटा था, तो किरण क्या हो रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब अपवर्तन इस एंगल से जा रहा है।
लेकिन जैसे जैसे क्या करेंगे, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो किरणें क्या हो जाएंगी, कुछ किरणें होकर ऐसे निकल जाएंगी और ज्यादा झुकेगा। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ से ऐसे है, ये हमारी किरणें है। तो जब इधर के जो नीचे का सिरा है, जैसे हम उठाएंगे, सिरा को उठा रहे हैं ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ नीचे सिरा को उठा रहे हैं तो ऊपर से क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब इसको घुमा रहे हैं ऐसे नीचे के वाले सतह को जो ऊपर कर रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे किरणें हैं ऐसे, जैसे जैसे को उठाएंगे ऐसे हम करेंगे, देखिए ऊपर जो सीमा है ये वाला, इसकी जो नोक दिखाई दे रही है वो क्या आ रही है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो ऐसे प्रकाश भी क्या होते हैं, जैसे जैसे उठाते जाएंगे क्या होती है, डाउन होती जाएगी। इसी तरह से कुछ समय ऐसा आएगा कि जब आपतन कोण का मान, ठीक है, आपतन कोण बढ़ाते चले जाएंगे, कुछ समय ऐसा आएगा कि आपतन कोण का इतना ज्यादा मान बढ़ जाएगा कि जो प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, वो सीधे क्या होती है, तल के समांतर हो जाएंगी। और पता है जो नॉर्मल पॉइंट होती है, नॉर्मल पॉइंट से कोई सतह अगर टच कर रहा है, एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो कितना अंश कोण बनता है, हमेशा 90 अंश का बनता है। तो जिस समय, ठीक है, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हुआ, जिस समय अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हुआ, उसी समय आपतन कोण का जो भी मान होगा, उसी मान को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मतलब साधारण भाषा में समझिए, क्रिटिकल एंगल का मतलब होती है, जिसे कहते हैं बहुत क्रिटिकल केस ही है, यानी अगर उससे ज्यादा पॉइंट बढ़ा तो आदमी क्या होता है, एक्सपायर भी कर सकता है। उसी तरह से क्रिटिकल एंगल का मतलब होती है कि ऐसा कोण जिससे अगर ज्यादा हम क्रॉस करें, यानी उससे ज्यादा अगर बड़े कोण पर हम प्रकाश किरणों को ले जाएं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो प्रकाश का अपवर्तन कदापि नहीं होगा, ठीक है, कदापि नहीं होगा, यानी प्रकाश का अपवर्तन की घटना हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। कंडीशन तो पढ़े हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें जाती है तो क्या होता है, अपवर्तन होता है। लेकिन क्रांतिक कोण का मतलब होती है कि ऐसा कोण होता है जिससे यदि अधिक मान हम बढ़ा दें, ठीक है, थोड़ा सा भी क्या होती है, उस कोण से ज्यादा से बड़ा कोण बना दें, तो प्रकाश की अपवर्तन घटना होना असंभव हो जाएगा, ठीक है, जिसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे परिभाषा बना सकते हैं, या तो परिभाषा को उसको ऐसे बना भी सकते हैं। कोई पूछा क्रिटिकल एंगल क्या होती है, तो कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल का मतलब कह सकते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम का अपवर्तनांक के अनुपात को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। यहाँ भी बना सकते हैं, साइंस से यहाँ देखिए, यहाँ से बना सकते हैं इसी को, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अब बटे प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब यही होती है, अर्थात दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी ऐसा कोण जिससे अधिक मान अगर कोण बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश का अपवर्तन घटना होना संभव नहीं है, ठीक है। पॉइंट को नोट कर लीजिए, आशा है कि पॉइंट को आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगा। आइए देखते हैं, पहला टॉपिक क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब टोटल मतलब पूरा, आंतरिक मतलब पहले ही हो जाएगा, यानी उधर जाएगा ही नहीं, अंदर ही हो जाएगा, ठीक है, परावर्तन जानते ही हैं। तो क्या होती है, देखिए ध्यान से, अभी बताए थे पहले कि जो टोटल इंटरनल होती है ये क्रांतिक कोण पर डिपेंड करेगा। बताए थे कि क्रांतिक कोण से जैसे अगर आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो प्रकाश की जो अपवर्तन घटना होती है वह नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक माध्यम दूसरे माध्यम पर जा रहेगी प्रकाश की, लेकिन जो प्रकाश के अपवर्तन घटना होती है वह नहीं हो पाएगा। आपतन कोण का मान जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, जिसे अभी आगे शर्त बताएंगे उसमें, तो क्या है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो क्या होती है, तो उस समय प्रकाश किरणें विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट आती है। उसी घटना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। मतलब देखिए ध्यान से, पहली बात की शर्त क्या है कि प्रकाश किरणें कहां जाना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए, पहला शर्त यही है। अर्थात घाना से कहां जाना चाहिए, खाली जगह में जाना चाहिए। दूसरी क्या होती है कि आपतन कोण का जो मान होगा वह क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, यानी क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। दो ही इसके शर्त होते हैं जिससे प्रकाश के परावर्तन क्या होती, घटनाएं हो पाएंगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटनाएं हो पाएंगी। तो मतलब क्या पढ़े हैं कि देखिए ध्यान से, कि पता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, लेकिन बताए थे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि प्रकाश किरण जा रही हैं और जैसे अपने मार्ग में क्या पाएगा, क्रिटिकल एंगल को पाएगा, यानी क्रांतिक कोण को पाएगा। तो क्रांतिक कोण क्या होती है कि ऐसा कोण होता है जिसे प्रकाश की अपवर्तन घटना होने देगा नहीं। तो क्या होगा, जैसे क्या होगा, प्रकाश किरण के रास्ते में यानी आपतन कोण का जो होगा क्रिटिकल एंगल से बड़ा या उसके बराबर मिला है, तो क्या होगी, प्रकाश का जो दूसरे माध्यम में जाना था, अर्थात जो विरल माध्यम में जाना था, तो विरल माध्यम में न जाके सघन माध्यम में ही वापस आ जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि जब प्रकाश किरण जिस माध्यम में आता है
और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो क्या होती है, तो इसीलिए जब जिस माध्यम प्रकाश किरण जा रही होती है और उसी माध्यम में वापस आ जाता है, इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान सुने, जैसे मान लीजिए कि ये तल है, दो मीडियम क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ये नॉर्मल पॉइंट है, अभिलंब है। अब नीचे क्या है, डेंस मीडियम है, और ऊपर क्या है, रेयर मीडियम। नीचे क्या है, सघन माध्यम है, और ऊपर विरल माध्यम है। तो प्रकाश किरण मान लीजिए कि जैसे ऐसे है, यह बना था क्रांतिक कोण सी, तो जब क्रांतिक कोण बना था तो उसमें अपवर्तन का मान कितना था, 90 अंश था। इसके पहले बताए थे कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण होता है तो उसी समय क्या होती है, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, या जिस समय अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाती है उसी समय क्रिटिकल एंगल का निर्माण होता है। तो मान लीजिए आपतित किरण जा रही है और क्या हो रही है कि अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है कि मुख्य जो तल है, इसी तल के समांतर क्या हो जा रही है, अपवर्तित किरणें हो जा रही है। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जैसे इस क्रिटिकल एंगल का मान बढ़ाएं, मतलब आपतन कोण का मान जो भी होगा, प्रकाश की किरणें आपतित किरणें द्वारा बनने वाला जो आपतन कोण होगा, जैसे उसका मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो सपोज मान लीजिए प्रकाश किरणें क्या होगी, अब यहाँ से न जाकर थोड़ा सा बड़ा कर दें, अभी यहाँ से हम भेजें और ज्यादा बढ़ाएं, यानी जो कोण है इसको और ज्यादा बढ़ा दें। तो जैसे बढ़ाएंगे, यानी जो आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से जैसे बढ़ा, तो क्रिटिकल एंगल क्या करेगा, अब प्रकाश किरणों को अपवर्तित तो होने ही नहीं देगा, मतलब दूसरे माध्यम में जाने ही नहीं देगा, रेयर मीडियम जाने ही नहीं देगा। क्या करेगा, इसी माध्यम में, जिस माध्यम में जा रहा था उसी माध्यम में, यानी प्रकाश किरण जाएगा वैसे आ जाएगा। यानी अब इधर न जाके, जैसे मान लीजिए कि यह मुख्य समांतर पहले था क्रिटिकल एंगल की कंडीशन पर, ये क्या था, आपतित किरणें मुख्य तल के समांतर था, तल के समांतर था। लेकिन जैसे क्रिटिकल एंगल का मान यानी आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, यानी सघन माध्यम जा रहा तो सघन माध्यम प्रकाश किरणें वापस आ गई। तीसरी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आशा है कि यह फिगर कंडीशन आपको समझ में आया होगा। इस पॉइंट को नोट कीजिए। अब देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, यह बोर्ड में एक क्वेश्चन देता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, या पूछेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कितने शर्तें होते हैं, या वह शर्त बताइए जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होती है। ठीक है, तो दो ही शर्त होता है इसमें। पहला शर्त क्या है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला तो कंडीशन ये है कि प्रकाश किरण क्या होना चाहिए, यानी घाना से होकर खाली जगह में जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी, ऐसा रीजन क्यों होता है कि जब घना से सघन माध्यम से यानी विरल माध्यम में जाएगा, इसलिए जाना, इससे पहला कंडीशन होता है क्योंकि विरल माध्यम में क्या होती है, आपतन अपवर्तन कोण का मान बड़ा होता है। तो जैसे जैसे अपवर्तन कोण का मान बड़ा होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे मुख्य जो तल है, जो सेपरेट जो दो माध्यमों को बांट रहा है, उसी तल क्या होगा, तल की तरफ झुकेगा, अविलंब से दूर भागेगा और तल की तरफ झुकते जाता है। इसलिए कंडीशन ये होना चाहिए पहला ही कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपतन कोण का जो मान होता है वो क्रांतिक कोण से क्या होता है, बड़ा होना चाहिए। पहले बताया था कि क्रिटिकल एंगल क्या होती है कि एक बॉर्डर है, ऐसा कोण होता है कि अगर जिससे इससे बड़ा कोण हुआ तो प्रकाश की अपवर्तन घटना हो नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब प्रकाश की अपवर्तन घटना होगा नहीं तो परावर्तन घटना होगी। तो यही होता है कि जो आपतन कोण का मान होता है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो दो शर्तें होती है। अच्छा, जो इसके पहले जो बताए थे अभी कि जैसे क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के मतलब यूज कहाँ पे करते हैं, होती है उसको एनालिसिस करने के लिए हम करते हैं प्रकाश को। ठीक है, उसके बाद जैसे होती है कि फाइबर्स होती है, ठीक है, एक ऑप्टिकल फाइबर्स बोला जाता है, जिसे आप लोग इंटर पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, जिसका होती है कि सिग्नल को बहुत काफी दूर तक भेजा जाता है सिग्नल को। ठीक है, यंत्र होता है ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद आपका प्रिज्म से जो भी हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, प्रिज्म से गुजारने के बाद वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं उसमें, प्रिज्म से। फिर आपका दर्पण से, ठीक है, प्रकाश का जो परावर्तन घटना होती है हम कर सकते हैं। कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, ठीक है, प्रकाशिक यंत्र होते हैं, ठीक है, जिससे प्रकाश हम क्या करते हैं कि अलग अलग गुणों का अध्ययन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होती है, इसका कुछ क्या करते हैं कि सिद्धांत को यूज करके उसका स्टडी किया जाता है। ठीक है, और क्या है कि जैसे कि कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे हीरे का चमकना, ठीक है, उसके बाद गर्म प्रदेश की मरीचिका, ठंडे प्रदेश की मरीचिका, और जो प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड होती है, जैसे लेंस में कौन सी घटनाएं होती हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना पे लेंस होता है, ठीक है, प्रिज्म होता है। और किसी बस को, मतलब किसी जल के अंदर अगर किसी छड़ को डालेंगे तो क्या होता है कि छड़ तिरछा दिखाई देना, ऐसे आप देखे होंगे हेडिंग किताब में कहीं। और सिक्का रख देंगे, अगर जल भरे हुए, अगर कोई मान लीजिए कोई गिलास है उसमें पानी रखा गया, उसके अंदर क्या, अगर सिक्का को रख रहे हैं
तो सिक्का क्या होती है कि मोटा दिखाई देना, या अपन तल से कुछ ऊपर उठाई देना, दिखाई देना, ऐसे होता है। तो सभी घटनाएं क्या होती हैं कि इस तरह जितनी भी घटनाएं होती हैं वो प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बेस पर ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन पे संबंधित कुछ घटनाएं हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के संबंधित जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि जल में डूबा हुआ छड़ का सिरा पूरा दिखाई देना, तिरछा दिखाई देना। ठीक है, जल में रखे सिक्का का मोटा, ठीक है, या अपने सतह जो वास्तविक गहराई होती है उससे क्या होता है थोड़ा से ऊपर दिखाई देना। ठीक है, और प्रतीत होना होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कौन सी घटनाएं होती हैं, जैसे गर्म तथा ठंडे प्रदेश की मरीचिका, ठीक है, हीरे का चमकना, दूसरा का अगला इंद्रधनुष का बनना, उसके बाद प्रकाशीय तंतु यानी इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, और जल के अंदर वायु के बुलबुले का चमकना या जल के अंदर टूटी हुई कांच का चमकना। ठीक है, तो ये सब घटनाएं क्या होती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे और प्रकाश के परावर्तन पे आधारित होती हैं। जैसे इसमें देखिए कि जल में डूबा हुआ जो छड़ होता है उसका सिरा क्या होगा, तिरछा दिखाई देना। आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक ऐसा मतलब कांच गिलास लीजिए, कोई भी ऐसा गिलास लीजिए जो पारदर्शी हो, और जल भी क्या होना चाहिए, पारदर्शी हो, ताकि स्पष्ट आप क्या कहते हैं उसको देख सकें। तो जल भी पारदर्शी, और जिस पात्र में आप रखे हैं वो पात्र भी क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए जल में रखकर उसमें क्या करेंगे, एक कोई भी एक छड़, ठीक है, छड़ क्या कीजिएगा कि इसे गिलास के अंदर डालिएगा, तो देखिएगा बाहर से क्या करना है कि छड़ लगेगा, जिससे तिरछा यहाँ टूट कर थोड़ा तिरछा हो जाती है, तिरछा का महसूस ऐसा होता है। ठीक है, गिलास है कांच की जो ट्रांसपेरेंट हो, उसके अंदर पानी रख दीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा, एक सिक्का डालिएगा। सिक्का पेटी पर रहेगा, जब देखेंगे तो सिक्का क्या दिखाएगा, काफी मोटा दिखाई देगा, लगेगा सिक्का काफी मोटा है। या तो जो सिक्के का जो गहराई होती है, जो तल होता है, कभी कभी देखेगा जो कांच होती है कांच की, ठीक है, जो जैसे कि चाय पीने वाला जो गिलास होता है कांच का, तो लगता है कि जो नीचे जो पेदी है वो काफी मोटा है, जब उसमें जल भर देते हैं तो लगता है वो काफी मोटा है। ठीक है, मतलब कि इसको जो मोटाई होती है अपनी वास्तविक गहराई से क्या होता है, थोड़ा से ऊपर प्रतीत होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, और उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर संबंधित क्या घटनाएं होती हैं, जैसे गर्म तथा ठंडे प्रदेश की मरीचिका। गर्म प्रदेश का मतलब इसमें जहाँ रेगिस्तान होती है, जहाँ पे क्या होती है कि सूर्य के प्रकाश की गर्म की वजह से वहाँ क्या होती है कि जो बालू होता है वो बालू गर्म हो जाता है। तो पता है कि जैसे जैसे गर्म बालू होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, वह माध्यम आसपास जो वायु होती है हल्की होने को क्या होती है, विरल होते जाता है, मतलब खाली होते जाता है। और उसके ऊपर वाली जो तल होती है वह क्या होती है कि ठंडे होने को क्या होती है, सघन होती है। तो सघन और विरल माध्यम होने को क्या होती है, प्रकाश किरणें जैसे जैसे सघन से विरल में जाता है या विरल सघन में जाता है, तो धीरे धीरे क्या होती है कि वो अपने मार्ग से विचलित होती है, अगर आपतन कोण अपवर्तन कोण बदलते जाता है, और कुछ ऐसे कंडीशन होती है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्तें क्या होती है, पूर्ण कर लेता है। तो आगे हम बताएंगे सब। ठीक है, उसके तहत हीरे का चमकना, हीरा की कैसे चमकता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे ही। इंद्रधनुष कैसे बनता है, ठीक है, ये कितने टाइप की होती है मैं इसके बताऊंगा। और उसके बाद क्या है कि प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर, जैसे बताया था कि ऐसा प्रकाशिकी यंत्र होता है जिसे काफी दूर क्या करते हैं कि सिग्नल भेजा जाता है। और उसके बाद क्या है, जल के अंदर वायु की बुलबुले का चमकना, या जल के अंदर कोई कांच अगर चमक जाए यानी टूट जाए, ठीक है, तो क्या होती है, कांच का चमकीला दिखाई देना। ये घटनाएं होती हैं। ठीक है, इस घटनाएं को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए तो आइए देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। जो मेरा अगला टॉपिक रहेगा वह प्रिज्म है। ठीक है, तो प्रिज्म को स्टडी करने से पहले, इसको डिफाइन करने से पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि प्रिज्म होती क्या है, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ा जाता है इस प्रिज्म को। ठीक है, तो पहली बात देखिए ध्यान से, प्रिज्म क्या होती है कि एक प्रकाशिकी यंत्र होता है, यानी प्रकाश के सिद्धांत पे काम करने वाला एक कांच का बना हुआ क्या होता है कि यंत्र होता है, जो प्रकाश की अपवर्तन घटना कराता है। मतलब इससे गुजरने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो प्रकाशकर्ता अपने मार्ग से विचलित कर देता है, अर्थात बेंड कर देता है प्रकाश किरणों को। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने वाली जितनी प्रकाश किरणें होती हैं वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को बेंड करा देता है, यानी अपवर्तन की घटना करा देता है। जिससे क्या होती है कि प्रकाश की बिहेवियर यानी उसकी आदत, जो भी उसकी अभिलक्षणी गुण होता है, उस गुण को क्या करते हैं कि पता लगाने के लिए प्रिज्म का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं कि बड़े बड़े दूरदर्शी हुआ, सूक्ष्मदर्शी हुआ, ठीक है, लेंस में कुछ यूज करते हैं इसका प्रयोग। इसमें क्या करते हैं कि प्रिज्म का स्टडी करना होता है। ठीक है, ताकि हमें इसकी प्रकाश का जो भी बिहेवियर होता है उसकी पता लगा सके। तो आइए देखते हैं कि प्रिज्म होती क्या है, पहले इसका डिफाइन देखेंगे। ठीक है, पता चल गया क्या है कि कांच का बना हुआ एक प्रकाशिकी यंत्र होता है, ठीक है, जो प्रकाश के अपवर्तन की थ्योरी पर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और मतलब कि प्रकाश के अलग अलग रंगों को व्यक्त करने के लिए आगे हम बताएंगे कि होती है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का जो गौण विक्षेपण होती है,
जो क्या करता है कि प्रकाश को अलग अलग रंगों में क्या करता है, विभक्त कर देता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले प्रिज्म किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। ये तो प्रिज्म को डिफाइन करते हैं। ठीक है, प्रिज्म होती क्या है परिभाषा, तो देखिए परिभाषा क्या लिखा है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित, ठीक है, कांच का बना हुआ समान पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कांच का बना हुआ ऐसा समान पारदर्शी वाला माध्यम, ठीक है, जो किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। अब ध्यान रखिए, ये डिफिनेशन क्या कह रहा है कि किसी कोण पर, जैसे पता है कि ये आपके सामने दिखाई दे रहा है एक त्रिभुज है, जो सामने से देखने में क्या लग रहा है कि एक त्रिभुज है, सामने से त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक इसका एक दृश्य है, एक प्रिज्म का है। और प्रिज्म क्या होती है कि अलग अलग आकार का प्रिज्म होता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि त्रिभुज आकार का ही होगा। तो रियल में अभी मतलब कि फ्रंट व्यू से देख रहे हैं आप, सामने से देख रहे हैं, इसी तरह से पृष्ठ क्या होती है, बगल से होती है, मतलब ऐसे होता है बगल से। ठीक है, ये ऐसे होता है बगल से। उस साइड का भी तल क्या होता है, ऐसे होता है, और जो सामने का वो ऐसे होता है। जैसे पिरामिड का आकार आप लोग देखे हैं, जैसे पिरामिड होता है, उसी पिरामिड आकार का क्या होती है, प्रिज्म होता है। तो पता है कि जब ऐसे है, इसमें देखिए सामने से क्या है, जैसे मान लीजिए सामने से आप देख रहे हैं तो क्या है, एक पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये वाला पृष्ठ। उसी तरह जब ये सामने रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक सामने से पृष्ठ है। तो क्या होती है कि किसी कोण पर, देखिए त्रिभुज आकार का जो बना है, एक है कि ए बी सी, क्या है कि तीन बड़े कोण है। और कोण पे क्या है कि देखिए जो लाइन है, ये लाइन क्या सीधे नहीं है, ऐसे मुड़ा हुआ है। मुड़ा होने का मतलब किसी कोण पर है, किसी कोण पर झुका हुआ है। यानी मतलब ये जो AC है, AB है और AC है, ये कोई ना कोई, क्या मान लीजिए कि अगर यहाँ से नॉर्मल पॉइंट ऐसे गिरे, देखिए ध्यान से, यहाँ 90 से कोण बनती है, तो 90 से क्या है, कुछ कोण पे क्या हुआ, झुका हुआ है। ठीक है, 90 से क्या होगा, कुछ कम, तो क्या है, किसी कोण पर ये क्या होगा, झुका हुआ है। और दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। बताया था जिसे पृष्ठ होगा, तो एक पृष्ठ इधर का होता है, एक पृष्ठ इधर का होता है, एक सामने से पृष्ठ होती है, तीन पृष्ठ होती हैं। तो दो समतल पृष्ठों के बीच क्या होती है, ये स्थित होता है, कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म कहते हैं। अब ध्यान देखिए, स्क्रीन पे एक चल रहा होगा, उसको ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर एक प्रिज्म का फिगर चल रहा होगा। ठीक है, अलग अलग शेप का, अलग अलग आकार के। ठीक है, ध्यान देखिए उसको। उस प्रिज्म में क्या है कि आपका फ्रंट भी, साइड भी है। ठीक है, दो साइड व्यू दिखा देंगे, फ्रंट व्यू उसको दिखाई देगा। तो मतलब जिसे जो पिरामिड होता है, पिरामिड आकार के प्रिज्म दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है प्रिज्म। आइए देखिए, तो अब देखिए इस कंडीशन में ये बार जो आपके सामने जो चित्र है, ठीक है, वो 2D डायमेंशन में, मतलब 2 डायमेंशन में है। अब इसको ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, पॉइंट को गौर से क्या कीजिएगा, देखिएगा और सुनिएगा। अगर जिस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आएगी तो वीडियो को पॉज करके या ठीक है बैक करके क्या कीजिए, वीडियो को पुनः देखिएगा। ध्यान देखिए कि मान लीजिए कि ये कोई किरण है। ठीक है, इसे चलिए एक नाम दे देते हैं कि अभी यहाँ पर, चलिए मान लीजिए एक नाम है AP। ठीक है, क्योंकि लाइट है तो लाइट को हम कर देते हैं, इससे दिखाते हैं L से, यल। यहाँ पे इस वाले जो पॉइंट है, इस पॉइंट को चलिए मान लेते हैं हम P, और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं Q। ठीक है, प्रकाश किरण ये मान लीजिए कि ये R है। ठीक है, तो ध्यान देखिए, एक प्रकाश किरण क्या है कि LP, यहाँ से LP है, LP क्या है, प्रकाश किरण जा रही है, और जो प्रिज्म के अपवर्तक तल है, पता कि अपवर्तक तल क्या है, AB। प्रिज्म के अपवर्तक तल AB पे क्या हो रहा है कि आपतित हो रहा है, मतलब जाकर गिर रहा है, तो इसको बोलेंगे आपतित। ध्यान रखिए, प्रिज्म की घटना जो वर्ण विक्षेपण होगी या प्रिज्म से गुजरने के बाद जो प्रकाश किरणें क्या होंगे, विचलित होंगे प्रमार्ग से, वह तभी हो पाता है जब प्रकाश कहाँ पे हो, तिरछी डाली गई हो। अब पता है आपको कि जो प्रकाश होती है कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में एंट्री करती है, यदि प्रकाश क्या हो सीधे तल के अभिलंबोत आए, यानी जैसे कि दो पारदर्शी माध्यम को सीधे लंबवत ऐसे क्रॉस करे, प्रकाश किरणें गुजरे, तो उससे प्रकाश की अपवर्तन घटना नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने मार्ग से विचलित तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका बीच आपतन और अपवर्तन कोण का मान है, दोनों को दोनों क्या है, 0 डिग्री पर है, मतलब सीधे तल के क्या है, लंबवत है। तो जब लंबवत होंगे तो प्रकाश का अपवर्तन की घटना नहीं हो पाएगी, भले ही दो ही माध्यम हो तो क्या है। ठीक है, तो उसी तरह से अपवर्तन घटना कराना हो तो क्या करना, प्रकाश को तिरछा डालना पड़ेगा, यानी किसी न किसी कोण पर प्रकाश किरणों को आपतित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि L और P क्या है कि आपतित किरणें हैं, जो कि प्रिज्म के अपवर्तक तल AB पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है, गिर रही है। अब क्या रही है, देखिए आपतित गिरते हुए, कि मान लीजिए यहाँ पे एक S और एक T पॉइंट कर लेते हैं, S और T। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे M मान लेते हैं। तो क्या हो रही है कि जो प्रकाश किरणें हैं ST के तरफ झुकते हुए, देखिए ध्यान से, जो ST है
एसटी दिशा की तरफ क्या होती है, झुकते हुए क्या हो रही है कि पी क्यू दिशा में क्या होती है, निर्गत हो जाती है यानी निकल जाती है। फिर से दोबारा सुनिए कि प्रकाश किरण क्या है, एलपी है और अपवर्तक पृष्ठ एबी पे क्या हो रही है कि आपतित हो रही है, और आपतित होती है क्या है कि एसटी दिशा में होते हुए यानी झुकते हुए क्या हो रही है, पीक्यू डायरेक्शन में, पी की दिशा में क्या हो रही है, निकल जा रही है। तो जब निकलेगी तो उस समय क्या होती है कि जो आपतन कोण है अपवर्तक तल पे बनता है, पता है कि आपतन कोण क्या होती है, अपवर्तक तल पे होता है। तो इसके पहले क्या था कि इसके पहले वाई माध्यम है, वाई मतलब विरल माध्यम है। जैसे कांच में एंट्री करेगा तो कांच क्या होती है, सघन माध्यम होती है। तो जाहिर सी बात है प्रकाश किरणें सीधे जाना चाहिए था, ये जो प्रकाश किरणें है ये कहां जाती है, सीधे जाना चाहिए था। अब सीधे न जा क्या है कि चूंकि कांच क्या होता है, कांच का अपवर्तनांक वाई की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए प्रकाश किरण क्या करेगा, सीधे न जाके ऐसे बेंड करेगा, सीधे न जाके क्या करेगा, बेंड करेगा, मतलब डाउन करेगा ऐसे नीचे तरफ। इसीलिए जो प्रकाश किरण सीधे न जाके क्या हो रही है, बेंड हो रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है। ठीक है, तो जब झुकने के बाद क्या है कि अब जो आपतित किरणें जो कोण बनेगा वो आपतन कोण, और चूंकि दूसरे माध्यम में निकल गया, एक कांच था दूसरे माध्यम में, तो अपवर्तन कोण कहां बनता है, हमेशा दूसरे माध्यम में बनता है। इसलिए जो प्रकाश की इस माध्यम में क्या होगा कि आपतन कोण I1 हो जाएगा और अपवर्तन कोण R1 हो जाएगा। अब क्या कि एसटी दिशा में झुकते हुए जब पीक्यू दिशा में निकल जाती है, तो निकलने के बाद देखिए क्या होती है कि जो अपवर्तक पृष्ठ जो क्या है कि जो प्रिज्म के पृष्ठ क्या है, एसी, एसी क्या है, जो अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, उसे क्या हो रही है, प्रकाश किरणें अब उस पर टकरा रही हैं। तो टकराने के बाद क्या होती है कि जैसे अब कांच से बाहर निकल रहा है, टकराने के बाद क्या होती है, कांच से बाहर निकलनेगा, तो बाहर निकलने का मतलब क्या होती है कि अविलंब से दूर भगेगा, क्योंकि पुनः क्या पा जाएगा, वाई पा जाएगा, और वाई क्या होती है, विरल माध्यम होती है। तो विरल माध्यम में क्या होता है, प्रकाश किरणें अविलंब से दूर भगते हैं। तो जो अविलंब है, देखिए जो पृष्ठ एसी है इसका अविलंब पॉइंट क्या है, तो मान टी है, और यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं यू। तो क्या है, ये जो अविलंब यूटी है, यूटी से दूर होते हुए, देखिए ध्यान से, अविलंब है, ये अविलंब क्या है, यूटी से दूर होते हुए क्या रही है कि पी आर दिशा, क्यू आर दिशा में बाहर निकल जा रही है। यूटी से क्या हो रही है कि यूटी से दूर होते हुए, अविलंब दूर होते हुए क्यू और आर दिशा में क्या हो रही है, प्रकाश किरणें बाहर निकल जा रही हैं। तो इस समय जो आपतन कोण होगा वो R2 और अपवर्तन कोण क्या होगा, I2। ठीक है, देखिए अंदर R1 है, R2 है, बाहर I1 है और I2 है। यह पहली किरणें के लिए आपतन कोण और R1 क्या है, अपवर्तन कोण। अब क्या करते हैं कि जो निर्गत जो किरणें हैं अर्थात Q और R, जो निकलने वाली बाहर जो निकलने वाली किरणें होते हैं, इसको क्या करें, पीछे की तरफ बढ़ाएं, और जो किरणें जा रही हैं L और P, जो किरणें जा रही हैं, इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, तो दोनों किरणें क्या होती हैं, पॉइंट एम पर क्या करती है, मिलती हैं, पॉइंट एम पर मिलती हैं। तो वहां पर क्या बनता है, कोण बनता है, जिसको बोलते हैं विचलन कोण, और इसको प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं सिग्मा एम। ठीक है, सिग्मा एम से क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं, इस सिग्मा एम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विचलन कोण। ठीक है, इस फिगर को पहले नोट कीजिए, अब ध्यान से देखिए, प्रकाश किरणें क्या हो रही है कि पहले इधर था विरल माध्यम और इधर है कांच क्या है, सघन माध्यम। तो इसको फार्मूला जो होती है बताए थे कि जो कि आपतित किरणें और अपवर्तित किरणें दोनों आपस में जहां मिलेंगे पॉइंट एम पे मिल रहा है, और यही पे क्या बनता है, विचलन कोण। मतलब जिस कोण की वजह से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, विचलित हुई है, या विचलन होने के बाद प्रकाश किरणें विचलित होने के बाद जो कोण बना है उसको हम बोलेंगे विचलन कोण। दिखाते हैं इसको, ठीक है, सिग्मा एम से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस कोण को निकालने के लिए कुछ फार्मूला होते हैं, कि फार्मूला क्या होती है कि जो विचलन कोण निकाला जाता है वो क्या होती है, n-1 इंटू ए। एन क्या है, अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग मीडियम का, ठीक है, अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक है, और ए क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, यही है ना, ए बी सी क्या है, प्रिज्म के अपवर्तक कोण है, तो ए है प्रिज्म का अपवर्तक कोण। ठीक है, यहाँ पे जो लिखे भी हैं, और यहाँ पे देखिए अगर इसमें आपको अपवर्तनांक निकालना हो, ठीक है, क्योंकि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो हम लिख सकते हैं कि देखिए प्रकाश कहां जा रहा है, वाई से होकर कांच में, हम लिख सकते हैं ए एन जी, यानी वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अर्थात स्नेल के नियम अनुसार साइन आई बटे साइन आर, इसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या होती है फार्मूला, साइन ए प्लस सिग्मा एम बटे 2। ठीक है, पूरा बटे क्या होता है, साइन ए बाई 2। तो जो आई है ये इतना है आपतन कोण, साइन आई, आई क्या है, ए प्लस सिग्मा एम बटे 2, और यहाँ पे जो कोण आर है वो क्या है, ए बटे 2। ठीक है, तो इस फार्मूला में स्नेल के नियम से फार्मूला रखेंगे तो फार्मूला आपका बन के आ जाएगा, अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला है,
और जब प्रिज्म को आप विचलन कोण निकालना चाहते हैं, अपवर्तनांक दिया हो, तो ये फार्मूला डायरेक्ट रखेंगे तो आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो नोट कर लें, प्रिज्म द्वारा बल विक्षेपण। ठीक है, प्रिज्म द्वारा बल मतलब होती है रंग, और विक्षेपण मतलब होती है अलग अलग बट जाना। यानी प्रिज्म द्वारा, ठीक है, सूर्य की जो श्वेत प्रकाश किरणें होती हैं वो अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे घटना बोलते हैं बल विक्षेपण। तो शॉर्ट में परिभाषा बना सकते हैं कि कोई पूछेगा बल विक्षेपण किसे कहते हैं, कह सकते हैं कि प्रकाश जो श्वेत किरणें होती हैं, श्वेत किरणें अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं, इस घटना को बोलते हैं बल विक्षेपण। ठीक है, पता है कि जो क्या होती है, जो प्रकाश होती है एक तरंग होती है, और कौन सी तरंग होती है, मैंने बताया था पहले वीडियो में, जो प्रकाश होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। ठीक है, कौन सी तरंगे होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। इसमें अलग अलग जो रंग होते हैं, वो अलग अलग रंगों का वेव लेंथ क्या होती है, जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अलग अलग होती है, तो क्या होती है कि उसी की वजह से क्या होती है, बल विक्षेपण की घटना होती है। जब श्वेत प्रकाश किरणें क्या होती है, प्रिज्म से गुजरती हैं, देखिए डिफरेंस क्या है कि जब प्रकाश किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं तो वो अपने विभिन्न रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती हैं, अर्थात बट जाती हैं। तो इस घटना को बोलते हैं बल विक्षेपण। ठीक है, तो बल जो सूर्य के प्रकाश में जो अलग अलग रंग है उसके अलग अलग वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य होने के कारण क्या होती है, वो बल विक्षेपित होती है। ठीक है, जैसे देखा ध्यान से, एक सामने आपके एक प्रिज्म है, और प्रिज्म से क्या एक श्वेत प्रकाश किरण क्या हो रही है कि प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर टकरा रही है। तो पता है कि जो प्रिज्म का बेस जो होता है, जो नीचे का तल है, वो क्या है, काफी चौड़ा है। और प्रकाश किरण की गुण क्या होती है कि जितना ज्यादा मोटा तल पाएगा, जितना चौड़ा तल पाता है प्रकाश किरण क्या होती है, उतनी ज्यादा बेंड होता है, उतने क्या होती है, नीचे की तरफ झुकता है। तो नीचे का आधार देखिए, जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो आधार पतला होते जा रहा है, नीचे आने पर आधार क्या हो रहा है, प्रिज्म का चौड़ा होते जा रहा है। तो चौड़ा होने की वजह से क्या होगी, प्रकाश किरण क्या होगी, बेंड होगी, ज्यादा झुकेगा। तो झुकने के बाद क्या है कि देखिए, जैसे प्रकाश किरणें श्वेत प्रकाश किरणें या फिर प्रिज्म से क्या होती है, गुजरती हैं, तो अपने अलग अलग रंगों में क्या होती हैं, विभक्त हो जाती हैं। यहाँ कुल कितने रंग हैं, टोटल 7 रंग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें क्या होती है, अनंत रंगों में विभक्त हो जाती हैं, लेकिन सभी रंगों क्या करते, स्पष्ट रूप से देखना संभव नहीं हो पाता है। इसमें से 7 किरणें क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, इसलिए जो 7 क्या किया जाता है, नोट कर दिया जाता है, इन्हें दिखाया जाता है। देखिए किरणें क्या है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब किरणें जब प्रिज्म से गुजरती है तो अलग अलग रंगों में कैसे विभक्त हो जाती है, तो स्क्रीन पर देखिए एक फिगर में क्या दिखा रहा है कि प्रकाश किरणें प्रिज्म से जैसे गुजर रही है तो क्या हो रहा है कि अपना अलग अलग रंगों में क्या हो रही है, विभक्त हो रहा है। ध्यान से देखिए उस फिगर को, अलग अलग रंगों में क्या हो जा रहा है, विभक्त हो रहा है, और सभी किरणें क्या तरंग के रूप में चल रही है, तरंग के रूप में चल रहा है प्रकाश किरणें। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो 7 रंग कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पे देखिए भी से है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं विबग्योर। अगर नीचे से याद करना है, क्रम से याद करना है, तो नीचे जाके जिसका करते हैं विबग्योर, मतलब होती है, भी से होती है आपका वायलेट, वायलेट मतलब होती है बैगनी, आई से होता है इंडिगो, इंडिगो मतलब होती है जामुनी, बी से होता है ब्लू, ब्लू मतलब होती है नीला, और जी से होता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, वाई से होता है येलो, येलो मतलब पीला, और ओ से होता है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब होती है नारंगी, और आर से क्या होती है, रेड, रेड मतलब होती है लाल। तो देखिए प्रिज्म से गुजरने के बाद जो प्रकाश किरणें हैं वह 7 रंगों में व्यक्त हो जा रही है, जिसमें सबसे ऊपर जो किरण है वह लाल है, और सबसे नीचे कौन सा है, बैगनी है। तो ये जितने प्रकाश किरणें दिखाई देती हैं, इस किरणों को बोलते हैं विजिबल लाइट, यानी दृश्य प्रकाश, क्योंकि ये किरणें हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो एक किरणें दिखाई देने को क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट, या ऐसे कह सकते हैं इस किरणों के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसलिए इस किरणों को बोलते हैं विजिबल लाइट। और जितने भी ये लाइट जो विजिबल लाइट है, ठीक है, 7 है, इसके रेंज क्या है, तो इसकी जो परास होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर कहां तक, 7800 एंगस्ट्रॉम तक के बीच का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो अलग अलग रंगों में जब विभक्त हो जाती है तो सबका डिपेंड करता है कि जिस प्रकाश की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो प्रकाश किरणें सबसे ज्यादा दूर तक जाएंगी। ठीक है, और जिस प्रकाश का वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा वो प्रकाश किरणें उतनी ज्यादा डाउन होगा। ठीक है, उतनी कम दूरी सफर तय करेगा। ध्यान से प्रकाश किरणें में इस फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर है, जो लाल किरणें हैं उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा होने को क्या होती है, वो सबसे दूर तक जाएगा। ठीक है, सबसे दूर तक जाएगा, इसलिए प्रिज्म से गुजरने के बाद वो कम बेंड हो रहा है, कम झुक रहा है। जबकि बैगनी रंग क्या है कि अपवर्तनांक ज्यादा होती है, अर्थात इसका जो बैगनी रंग का होती है अपवर्तनांक ज्यादा होने के कारण होती है क्या, रुकावट ज्यादा होगा, रुकावट ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले प्रिज्म से गुजरने के बाद पहले क्या हो जाएगा, झुक जाएगा नीचे की तरफ तल से, इसलिए ज्यादा दूर में जाके नीचे पहले झुक जाता है,
और रेड कलर की जो अपवर्तनांक कम होती है इसलिए वो सबसे दूर तक जाता है। ठीक है, तो आगे की लिस्ट बता रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि प्रकाश किरणें प्रिज्म से गुजरने के बाद क्या क्या उसके वेवलेंथ में, आवृत्ति में, ठीक है, उसके अपवर्तनांक में क्या डिफरेंट होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस चेंजेस को नोट कर लीजिए, पॉइंट बताने जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि स्क्रीन पे चल रहा होगा कि अलग अलग रंगों का वेवलेंथ होगा। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ होगा, तो जिसका वेवलेंथ क्या होती है, ध्यान देखिए, तरंग बताए थे कि प्रकाश किरण कैसी होती है, प्रकाश किरण ऐसे चलता है। ठीक है, प्रकाश किरण इस कंडीशन में चलती है, जो भी प्रकाश किरण ऐसे है, इस रूप में चलती है। तो जिस जिस प्रकाश का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या कहेंगे, वह जो ऐसे है ऐसे, वो उतना ज्यादा होगा, और जिस प्रकाश की तरंग जितना कम होगा वो और छोटा होता जाएगा। तो जो दिखाई दे रहा है जो उठा हुआ है, इसी के बीच की दूरी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। मैं पहले बताया तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो ये जितना बड़ा होगा तरंग दैर्ध्य उतनी प्रकाश किरणें दूर जाएंगी, और जिसका जितना छोटा, देखिए यहाँ छोटा है, इससे क्या थोड़ा सा बड़ा है, तो जैसे जैसे इसका आकार एक और देखिए, एक और छोटा हो जा रहा है, उससे और छोटा है, तो जितना ज्यादा छोटा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी, तो पहले क्या होगा, डाउन होगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगी वो प्रकाश किरणें उतनी दूर तक जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कीजिए। कुछ पॉइंट है, ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश गुजरने के बाद उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस रंग का प्रकाश का तरंग सबसे ज्यादा होता है, या किस रंग का प्रकाश किरणें की तरंग सबसे कम होती है, या किस रंग का प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, किस रंग का प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे न्यूनतम होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये सारी आपको याद होगा, ठीक है, एक जो क्रम मैंने लिखवाया है नोट में, इस क्रम को आप याद रहेंगे, ठीक है, तो कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगा और सारे क्वेश्चन आपको आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें क्रम क्या है, लिखेंगे बेग, क्या बोलते हैं, बेग कहिए या चाल कहिए, बेग, चाल तथा तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम। इसमें देखिए ध्यान से, आर सबसे ज्यादा है, उससे कम है, वाई उससे कम है, जी उससे कम है, बी उससे कम है, आई उससे कम है, और भी सबसे कम है। मतलब इसमें रेड का मतलब, आर का मतलब रेड कलर, ऑरेंज कलर यानी नारंगी, पीला, हरा यानी ग्रीन, ब्लू मतलब नीला, आई मतलब इंडिगो यानी बैगनी, और भी मतलब वायलेट यानी क्या होती है, बैगनी, इसके जामुनी बोलते हैं, इंडिगो मतलब जामुनी। ठीक है, तो जरा इसमें देखिए ध्यान से, तो आर क्या है कि रेड जो कलर की होती है उसकी तरंग दैर्ध्य या वेग या चाल क्या है, सबसे ज्यादा है। तो जिसका सबसे ज्यादा होगा उसी का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। और अपवर्तनांक क्रम में आइए, देखिए इस क्रम में क्या है कि रेड कलर का वेग चाल तरंग सबसे ज्यादा है, जबकि नीले रंग जो बैगनी जो रंग है, बैगनी रंग का जो प्रकाश की चाल और जो तरंग दैर्ध्य वो सबसे कम है। तो कम होने को क्या होता है, सबसे पहले वही डाउन होता है, पहले वही क्या हो जाएगा, जमीन की तरफ आएगा। और यहाँ पे देखिए अपवर्तनांक घटता क्रम, इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा देखिए पहले आया था, क्योंकि इसकी स्पीड और जो चाल और जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज्यादा कम होती है, तो सबसे कम होने को जैसे क्या होती है कि पहले क्या होती है, कम होने का मतलब इसके मार्ग में क्या है, रुकावट है। सभी प्रकाश किरणें सूर्य से ही आती हैं, लेकिन इस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होती है वो कम होने के कारण इसके मार्ग में रुकावट ज्यादा आती है। रुकावट मतलब अपवर्तनांक ज्यादा होता है, तो जब अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये पहले डाउन होगा, तो इसलिए अपवर्तनांक बढ़ते क्रम में सबसे किसका अधिक है, तो बैगनी कलर का है, और सबसे कम किसका है, रेड कलर का है। इसके बीच में सभी रंगे होती हैं। तो पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है, तो लाल का होता है। सबसे ज्यादा चाल या उसकी जो वेग होती है किस कलर का होता है, तो लाल कलर का होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो ठीक आर का उल्टा यानी क्या हो जाएगा, भी बोले तो बैगनी यानी वायलेट। ठीक है, तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और लाल कलर का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो अगर सारी आपको याद है तो इसे सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें देखिए कुल 7 रंग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 रंग है। 7 में देखिए 3 इधर है और 3 इधर है। एक वाला बीच वाला जो पॉइंट क्या है वो ग्रीन है, इधर से 3 इधर से 3। इसमें भी देखिए इधर से 3 इधर से 3 बीच में आता है। तो बीच का आने का मतलब है कि जो ग्रीन कलर का रंग है अर्थात जो हरे रंग का होती है, ऐसा कलर होता है कि इसका तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, चाल, ठीक है, और अपवर्तनांक लगभग क्या होती है, बराबर होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कलर का होती है जो कि तरंग दैर्ध्य और क्या होती है, अपवर्तनांक बराबर लगभग बराबर होते हैं, तो कौन सा कलर है, ग्रीन कलर अर्थात हरा कलर है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट चलिए। दैनिक जीवन में क्या होती है कि जो प्रकाश का बड़ विक्षेपण होता है अर्थात तो जो प्रिज्म में गुजारने के बाद रंग क्या होती है कि अलग अलग रंगों में प्रकाश किरणें विभक्त हो जाती हैं। इसका खोज क्या किया था, इसका एक्सपेरिमेंट और इसका खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था।
ठीक है। तो जो वर्ण विक्षेपण होती है वो दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं देखा जाता है, तो उसमें सबसे जो सुटेबल एग्जाम्पल है वो आपका है इंद्रधनुष। ठीक है, रेनबो जो बनता है इंद्रधनुष, वो पता है कि अलग अलग रंगों में देखते हैं आप कैसे भी हो जाती है। तो जो इंद्रधनुष बनता है उसके बनने के दो रीजन होने चाहिए। ठीक है, उसके दो फैक्ट होते हैं जिसकी वजह से वो आप इंद्रधनुष को आप देख पाएंगे या बनेगा। तो पहला ये, बारिश को होने के बाद ही इंद्रधनुष का निर्माण हो पाती है। ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश के जो किरणें होती हैं वायुमंडल में जो रुका हुआ, जो बादल के अंदर जो रुका हुआ जल होता है, वो जल की बूंदें क्या होती हैं कि पड़ती हैं, तब जाके अपवर्तन घटना के दौरान क्या होती है, पूरा आंतरिक परिवर्तन या अपवर्तन, और उसके बाद क्या होती है वर्ण विक्षेपण, ये तीनों घटनाएं लगभग उसमें क्या होती है मिक्स होती हैं, तब जाके इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और दूसरी क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में आप, जिस दिशा में इंद्रधनुष देख रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, सूर्य प्रकाश क्या है, सूर्य होना चाहिए। पता है कि अगर मान लीजिए पूरब की तरफ सूर्य है और पूरब ही क्या बन जा रहा है, इंद्रधनुष बन रही है, इस कंडीशन में आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि सूर्य के प्रकाश के जो चमकीला होने की वजह से इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगी। तो कहने का मतलब कि अगर सूर्य पूरब है तो इंद्रधनुष पश्चिम बनता है। अगर इंद्रधनुष क्या है कि अगर पूरब बना है तो सूर्य क्या होते पश्चिम होना चाहिए, पश्चिम होते भी हैं। ठीक है, तो आशा है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, तभी जाकर हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर जहां जिस पॉइंट पर आपको वीडियो समझ नहीं आती है, ठीक है, जिस पॉइंट को समझने में आपको दिक्कत हो रही है, वीडियो क्या कीजिए पुनः, ठीक है, रोक कर रिवाइज कीजिए, उसको बैक कीजिए, फिर उसको इस पॉइंट को देखिए। ठीक है, मिलते हैं ठीक है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।